हेलो स्टूडेंट्स, साइटोलॉजी की कुछ बेसिक क्लासें अपन प्रीवियस कुछ वीडियो में ले रहे हैं, जिसमें अपन ने कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन किया था। जैसे व्हाट इज साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं। जाहिर सी बात है, बताया था आपको पूरा टॉपिक ही। सेल की स्टडी करते हैं। सेल की स्टडी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी करते हैं, सेल की स्ट्रक्चर, सेल्स का डिवीज़न, सेल्स का इवोल्यूशन, सेल्स के फंक्शन, इन सब टॉपिक्स की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसे अपन साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी में और अपन ने क्या पढ़ा था आगे, फादर्स ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, फादर्स ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर्स ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। उसके बाद में एक सेल को डिफाइन किया था अपन ने, व्हाट इज सेल। तो सेल के डेफिनेशन में अपन ने 4 वर्ड्स यूज में लिए थे। उन चारों वर्ड्स को डिटेल स्टडी की थी अपन ने कि 4 वर्ड्स का क्या मीनिंग है। आज अपन उसी टॉपिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, बेसिक क्लासों के अंदर आगे बढ़ाते हुए अपना एक टॉपिक लेते हैं, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देखो, एक्चुअल के अंदर सेल की कोई प्रॉपर डेफिनेशन किसी साइंटिस्ट ने नहीं दी थी। सेल की डेफिनेशन तो ऐसे ही बनाई गई है सेल थ्योरी से कुछ वर्ड्स को उठा करके। यानी सेल थ्योरी के अंदर जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं साइंटिस्टों ने, उन्हीं से ही सेल को अपन डिफाइन कर पाते हैं। तो मेन चीज होती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी और सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स जो थे वो कौन कौन से थे, क्या ड्रॉबैक्स रहे थे। जो क्लासिकल सेल थ्योरी है, यानी जो पुरानी सेल थ्योरी दी गई, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, और उसमें मॉडिफिकेशन करके फिर न्यू सेल थ्योरी, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, उसको मॉडिफाइड किसने किया, और वो साइंटिस्टों के नेम। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो देखो सेल थ्योरी जो है, सबसे पहली बात तो किसने दी थी, तो सेल थ्योरी जो है वो गिवन बाई 2 साइंटिस्टों के नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं, स्लाइडेन एंड स्वान। एक तो साइंटिस्ट का नेम है स्लाइडेन और एक है स्वान। स्लाइडेन जो साइंटिस्ट थे वो बॉटनिस्ट थे। कौन से थे, बॉटनिस्ट। और जो स्वान नेम के जो साइंटिस्ट थे वो जूलॉजिस्ट थे। नेम से पता चल रहा होगा आपको, बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट का क्या मीनिंग हो गया है कि स्लाइडेन जो साइंटिस्ट थे, वो स्लाइडेन जो थे वो बॉटनी के साइंटिस्ट थे, यानी प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते थे। और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, यानी वो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते, यानी जूलॉजी के साइंटिस्ट थे और ये बॉटनी के साइंटिस्ट थे। दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी। अपनी सेल थ्योरी में इन्होंने मेन पॉइंट्स कौन कौन से दिए थे, यानी मेन पॉइंट सेल थ्योरी के कौन से थे। तो सबसे पहले अपन देखो, सेल थ्योरी के मेन 4 पॉइंट्स दिए थे, 4 पॉइंट्स इन्होंने दिए थे। सबसे पहला पॉइंट था, ऑल लिविंग organisms made from cells and their component। सब सेल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट आया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड फ्रॉम सेल्स एंड देयर कंपोनेंट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से और सेल के अदर कंपोनेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं, इन सब से मिलकर के बने होते हैं। इसका बेसिक मीनिंग ये हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी कंप्लीट बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है। बिल्कुल अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट, अपन सेल को बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि सेल जो बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर के बनी होती है। यही लाइन यहाँ पर सेल थ्योरी के पहले पॉइंट के अंदर आई है कि सभी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है सेल्स और उनके कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। तो क्लियर हो गया ये, वही डेफिनेशन में जो अपन ने बात की थी वही सेल थ्योरी में आ गया है। सेकंड, सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट वही जो सेल की डेफिनेशन पर यूज करते हैं, वही सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स जो होती है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल यूनिट होती है। बिल्कुल अपन ने ये सेल की थ्योरी जो अपन सेल को जो डिफाइन किया था, तो अपन ने ये लाइन ली थी कि बेसिक यूनिट होती है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल, वही सेल थ्योरी का यहाँ पर एक
नेक्स्ट पॉइंट आ गया है। तो यहाँ पर कोई मेरे ख्याल से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है वो सेल थ्योरी का आया था, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेल इज responsible for all metabolic reactions। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो सेल के अंदर ही कंप्लीट होती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होती है वो सेल ही होती है। अब यहाँ पर वर्ड आ गया है मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन सी होती है। तो इस वर्ड को थोड़ा सा मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। देखो वर्ड आया मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसको अपन मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो मेटाबॉलिज्म के इस वर्ड्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दो वर्ड्स अदर और एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में मेटाबॉलिज्म का मीनिंग जो होता है आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो रिएक्शंस इंक्लूड है। नंबर एक है कैटाबोलिज्म एंड नंबर टू है एनाबोलिज्म। एक तो हो गई कैटाबोलिज्म, एक हो गई है एनाबोलिज्म। एंड व्हाट इज कैटाबोलिज्म एंड व्हाट इज एनाबोलिज्म? अभी कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म क्या हो गए हैं तो देखो पहले करते हैं हम कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब टूटना। जब कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हाई मॉलिक्यूलर वेट से बना हुआ है और वो जब स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में यानी लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड होता है, टूटता है, डिग्रेड होता है, तो उस प्रोसेस को अपन कैटाबोलिज्म कहते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है कि एक हाई लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाला बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जब स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड होता है, डिग्रेड हो जाता है, टूटता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। मतलब समझ में आ गया? यानी कैटाबोलिज्म किस टाइप की रिएक्शन हो गई है? डिग्रेडेटिव टाइप की, यानी डिग्रेडेशन होता है, ये डिग्रेडेटिव टाइप्स की रिएक्शंस हो गई है। अब एनाबोलिज्म जस्ट इसका अपोजिट कर दो। एनाबोलिज्म जो होती है वो फॉर्मेटिव टाइप्स की रिएक्शन होती है, सिंथेसिस टाइप्स की। फॉर्मेशन या सिंथेसिस एक ही वर्ड है, इसमें इसका अपोजिट वर्क होता है। इसमें स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले छोटे छोटे सब्सटेंस आपस के अंदर जब कंट्रीब्यूट हो जाते हैं और कंट्रीब्यूट होकर के एक लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले बड़े सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, दीज आर कॉल्ड एनाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए और बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। कैटाबोलिज्म के अंदर उल्टा हुआ था, बड़ा मॉलिक्यूल्स टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हुआ था। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसे सिंथेसिस या फॉर्मेटिव टाइप्स की रिएक्शंस कहा जाता है। ये दोनों समझ में आ गए होंगे, इस तरह कैटाबोलिज्म एंड मेटाबोलिज्म। और ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों एक साथ होते हैं, यानी जिसमें फॉर्मेशन भी हो रहा है और जिसके अंदर डिग्रेडेशन भी हो रहा है, दोनों चीजें जब एक साथ होती है, दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। क्लियर? इसलिए मैंने आपको कहा था कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस वर्ड एक मेटाबॉलिज्म कहलाता है, इसको शॉर्ट में मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन से पहले आपको दो वर्ड्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ये दोनों आपकी क्लियरली समझ में आ गए हैं। तो दोनों जब एक साथ होते हैं तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इट मींस कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल्स के अंदर बहुत सारी होती है। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्लांट्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स के अंदर अपन डाइजेशन की बात करें हैं, एटीपी फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये सभी एंजाइमेटिक रिएक्शन जितनी भी होती है जो एंजाइम से स्टिमुलेट होती है, सभी की सभी बायोकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। और ये सब की सब रिएक्शंस कहाँ पर होती है? सेल के अंदर ही होती है। इसलिए अपन बोलते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल यूनिट जो होती है बॉडी में वो भी सेल ही है। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी का एक नेक्स्ट पॉइंट हो गया है। अब उसके बाद में सेल थ्योरी का फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है, सेल इज ऑल्सो हेरिडिटरी
यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, सेल के डेफिनेशन में मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। वो 4 वर्ड्स का मीनिंग आपको मैंने बताया था ना, मैंने आपको कहा भी था कि ये चारों वर्ड्स जो हैं वो आगे चल करके आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर देंगे। पहला टॉपिक तो यही क्लियर हो रहा है आपका सेल थ्योरी। तो फोर्थ पॉइंट क्या आया, सेल इज ऑल्सो हेरिडिटरी यूनिट ऑफ और या लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स या अपनी ह्यूमन बींग्स की बात कर ले, उनके अंदर हेरिडिटरी यूनिट जो होती है वो भी सेल ही है। क्यों है? क्योंकि हेरिडिटी का मीनिंग आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। हेरिडिटी का मीनिंग होता है जेनेटिक कैरेक्टर्स का जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होना, पेरेंट से कैरेक्टर्स का उनकी ऑफस्प्रिंग्स में आना, फिर ऑफस्प्रिंग्स फिर आगे चल करके पेरेंट बनेंगे तो उनसे कैरेक्टर उनकी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जाना। तो लगातार जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना हेरिडिटी कहलाता है। इस हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल यूनिट जो है वो सेल ही मानी गई है, क्योंकि जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी कौन करता है, कौन सा सब्सटेंस करता है, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या जीन्स, ये सब ये की चीजें हैं। ये डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम्स, जीन्स, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? सेल के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ है? सेल के अंदर। दैट्स व्हाई सेल इज आल्सो कॉल्ड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। बात समझ में आ गई? तो ये सेल थ्योरी के 4 पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट है सेल थ्योरी के, जो स्लाइडेन और स्वान ने दिए थे। तो मेरे ख्याल से कोई नई चीज नहीं है आपके सामने, सेल थ्योरी वाला टॉपिक पूरा हो गया है। स्लाइडेन और स्वान ने ये 4 चीजें बताई थी, ये अपन पहले ही डिस्कशन कर चुके थे। अब उसके बाद में देखो, ये जो सेल थ्योरी है, इस सेल थ्योरी के बाद में एक सेल थ्योरी और आई थी। सेल थ्योरी एक और आई थी जिसका नाम था मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी यानी इसके बाद में आई हुई नई सेल थ्योरी हो गई है। तो ये वाली सेल थ्योरी है, ये क्लासिकल सेल थ्योरी कहलाई। क्लासिकल का मतलब पहले वाली। इस सेल थ्योरी में यानी ये जो स्लाइडर और स्वान ने जो ये सेल थ्योरी दी थी, जो सबसे पहले दी थी, जो क्लासिकल सेल थ्योरी, इसके अंदर एक ड्रॉबैक्स मिली थी, एक कमी पाई गई थी। इस सेल थ्योरी के अंदर स्लाइडेन और स्वान जो है वो ये नहीं बता पाए थे कि बॉडी के अंदर न्यू सेल्स कैसे अराइज होती है, बॉडी के अंदर नई सेल्स कैसे बनती है। देखो, अपने बॉडी की जब ग्रोथ होती है तो बॉडी की ग्रोथ होती है तो बॉडी साइज बढ़ती है। भाई ऐसा तो है नहीं कोई लिविंग थिंग्स जितनी साइज का जब प्रोड्यूस हुआ उतना ही रहता है। वो टाइम के साथ साथ में उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन हो। टाइम के साथ साथ में बॉडी में ग्रोथ होती है, एक फिक्स टाइम तक ग्रोथ होती है। ग्रोथ भी ऐसे नहीं है कि इन्फिनिटी होती है, एक फिक्स टाइम तक ग्रोथ होती है, बॉडी साइज बढ़ती है। बॉडी साइज बढ़ते हैं इसका मतलब टिश्यूज बड़े हैं, ऑर्गन्स की साइज बड़ी है, इस टाइप से पूरी बॉडी की साइज अपनी इंक्रीज हुई है। तो बॉडी की साइज बढ़ी है, इसका मतलब क्या हो गया है कि नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हुए हैं। भाई सेल्स बढ़ेंगे तभी तो बॉडी साइज बढ़ी है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि वॉल, एक दीवार जो होती है वो किससे बनी हुई है? ब्रिक्स से बनी हुई है। तो ब्रिक्स उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई है। अब जितनी ज्यादा ब्रिक्स अपन एक के ऊपर एक रखते जाएंगे उतनी ही दीवार की साइज बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब जितनी बड़ी दीवार उतनी उसमें ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है कि बॉडी साइज जैसे जैसे बढ़ती है, यानी किसी लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर सेल्स बढ़ी है, सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या हो गया है कि न्यू सेल्स बनी है। पहले से तो इतनी सारी सेल थी नहीं कि वो आती जाए टूटती जाए, पहले तो कम सेल्स थी, ग्रोथ हुई तो ज्यादा बनी। इसका मतलब बॉडी के अंदर ही अंदर न्यू सेल्स भी बनी है। अब ये नई सेल्स, न्यू सेल्स जो है ये कैसे बनी है, यानी कैसे अराइज हुई है ये न्यू सेल्स, इस बात को स्लाइडेन और स्वान जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और ये एक ड्रॉबैक रह गई थी इस क्लासिकल सेल थ्योरी की, जो स्लाइडेन और स्वान ने। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि न्यू सेल्स जो होती है वो एक क्रिस्टलाइजेशन की तरह अराइज हो जाती है, यानी क्रिस्टल बनते हैं वैसे बन जाती है। मगर ये फैक्ट नहीं था, एक्चुअल के अंदर ये फैक्ट था ही नहीं। ये कोई लॉजिक नहीं था कि भाई सेल्स जो होती है वो क्रिस्टल जैसे बनते हैं वैसे बन जाती है क्या। सेल, न्यू सेल्स का ओरिजिन जो है, न्यू सेल्स अराइज जब होती है तो उसका तो एक अलग ही रीजन था, अलग ही कारण था, जो फिर अदर साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया था। तो इस सेल थ्योरी की ड्रॉबैक क्या हो गई कि ये नहीं बताया था कि बॉडी में न्यू सेल्स कैसे अराइज होती है। अब उसके बाद में वो वाली न्यू सेल्स बॉडी में कैसे बनती है इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए एक अदर साइंटिस्ट आए, और उनका नाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा करके ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक साइंटिस्ट का नेम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो नेम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये बताया था कि बॉडी के अंदर न्यू सेल्स का एराइज जो होती है, न्यू सेल्स जो होती है वो सेल डिवीजन के थ्रू
जो प्रीकर्सर सेल्स है उनमें सेल डिवीजन के थ्रू न्यू सेल्स एराइज होती है। इसका मतलब अपनी बॉडी में नई सेल्स जो बनती है वो कैसे बनती है कि जो पहले वाली पुरानी वाली ओल्ड सेल्स जो है ना उनके अंदर डिवीजन होता है जिसको अपन सेल डिवीजन बोलते हैं, और सेल डिवीजन के थ्रू नई सेल्स बनती है। ऐसे बॉडी के अंदर सेल्स के नंबर्स बढ़ते हैं, यानी सेल डिवीजन के थ्रू प्रीकर्सर सेल से न्यू सेल्स का बनना रुडोल्फ विर्चो ने ही बताया था, जो स्लाइडेन और स्वान नहीं बता पाए थे। जो एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात थी, लॉजिक यही था कि बॉडी के अंदर सेल्स इंक्रीज कैसे होती है। आज अपन को क्लियरली पता है कि सेल डिवीजन से होती है। सेल डिवीजन चाहे माइटोसिस हो चाहे म्यूसिस हो, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ाया माइटोसिस और म्यूसिस। एक पेरेंटल सेल जो होती है जब डिवीजन करेगी तो दो डॉटर सेल्स बना देगी, दोनों डॉटर सेल्स फिर पेरेंटल सेल्स के बराबर हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो ये फिर से डिवीजन करेगी। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कंटिन्यू नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, डिवीजन ही तो हो रहा है, इसको अपन सेल डिवीजन कह सकते हैं। तो इस सेल डिवीजन के थ्रू जो पेरेंटल सेल है या ओल्ड सेल या प्रीकर्सर सेल, प्रीकर्सर यानी पहले वाली प्रेजेंट सेल, इस प्रीकर्सर सेल में डिवीजन हुआ जिससे न्यू सेल्स एराइज हुई है, नई सेल्स बनी है। ये बात किसने बताई थी, और रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन जो है वो पूछी जाती है वो क्या है, वो भी आपको बता देता हूं कि रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले ये बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीकर्सर सेल्स ड्यू टू द सेल डिवीजन प्रोसेस। इतनी सी बात बताई। इस अपनी बात को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट का मीनिंग यही आता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीकर्सर सेल्स ड्यू टू द सेल डिवीजन प्रोसेस। इसका एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था, ये आपको ध्यान में रखना है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीनिंग क्या है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग वही है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीकर्सर सेल्स ड्यू टू सेल डिवीजन प्रोसेस। सेल डिवीजन के थ्रू जो प्रीकर्सर सेल्स है उनसे न्यू सेल्स अराइज होती है यानी बनती है। इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। पूछा ये जाता है सीधा सीधा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, हु गिव्ड दिस स्टेटमेंट, तो आंसर क्या आएगा, रुडोल्फ विर्चो। ये ध्यान देना, रुडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट दिया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मीनिंग क्या होता है ये भी बता दिया, ये किसने दिया था ये भी बता दिया, और ये क्यों दिया गया, क्योंकि क्लासिकल सेल थ्योरी में ये चीज नहीं बताई गई थी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ये चीज रुडोल्फ विर्चो ने बाद में चल करके बताई थी। अब ये बात भी रुडोल्फ विर्चो की बिल्कुल सही थी, बिल्कुल लॉजिकल बात थी, ये बिल्कुल सही चीज थी, इसलिए आप सेल थ्योरी के अंदर इस लाइन को भी इंक्लूड करना जरूरी था। तो अब सेल थ्योरी को मॉडिफाइड करने की जरूरत पड़ी। क्लासिकल सेल थ्योरी जो थी उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ गई है, और जब किसी पुरानी चीज में मॉडिफिकेशन करते हैं तो नई आती है, और नई को अपन मॉडर्न बोलते हैं। तो अब आई मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर स्लाइडेन और स्वान ने जो जो पॉइंट्स बताए थे वो तो बिल्कुल सही थे ही, वो तो इंक्लूड थे ही। इसके साथ में एक लाइन और ऐड कर ली गई कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीकर्सर सेल्स ड्यू टू सेल डिवीजन प्रोसेस। बस ये लाइन और ऐड कर दो, चारों पॉइंट तो वो है, पांचवा पॉइंट ये और ऐड कर दो जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। समझ में आई। तो क्लासिकल सेल थ्योरी तो स्लाइडेन और स्वान ने दी थी, मगर मॉडर्न सेल थ्योरी जो दी थी ना उसके अंदर मेन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन किसका आ जाएगा, रुडोल्फ विर्चो का। इसके साथ में नगेली, वॉन मोल, ये भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, मगर मेन कंट्रीब्यूशन किसका था, रुडोल्फ विर्चो का। तो इन्होंने वॉन मोल नगेली ने मिलकर के मॉडर्न सेल थ्योरी दी, जिसके अंदर स्लाइडेन और स्वान की जो जो बातें बताई थी वो तो इंक्लूड थी, और साथ में ये वाली लाइन और ऐड कर ली। तो बात समझ में आई। ये अपना सेल थ्योरी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें क्लासिकल सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, ड्रॉबैक्स क्या रहा था उसको क्लियर किसने किया आगे चल करके। अब अपन आगे अपनी बेसिक क्लासों के अंदर सेल थ्योरी के एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि भाई हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती, जिनके ऊपर, तो वो एक्सेप्शन कहलाते हैं। उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।